हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीडीटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देता है हमें विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। सर्कुलर नंबर है 19 ऑफ 2024। विवाद से विश्वास के ऑलरेडी मेरे चैनल पे 3-4 वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें समझना चाहते हैं विवाद से विश्वास के बारे में तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सर्कुलर लेटेस्ट है, 16 दिसंबर 2024 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर इशू किया है। ये गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट नंबर 2 ऑन द प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। आइए देखते हैं स्ट्रेट अवे इश्यूज को कंसर्न करते हैं। इश्यूज जो कंसर्न थी टैक्स पेयर्स की उनको डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 36। बिकॉज 35 पॉइंट्स हैज़ बीन ऑलरेडी क्लेरिफाइड बाय द अर्लियर सर्कुलर्स, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये 36 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एक बहुत ही, जिसको मैं बोलूँगा दिस इज़ द वन हार्ट ऑफ दिस स्कीम, के जहाँ पे अपील जो है वो पेंडिंग है 22 जुलाई 2024 को। बट सब्सिक्वेंटली बिफोर टैक्स पेयर कुड फाइल डिक्लेरेशन अपील हैज़ बिन डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब कि 22 जुलाई को आपकी अपील पेंडिंग थी और आप तैयारियां कर रहे थे अपील फाइल करने की, बट आप तैयारी करते उससे पहले ही जो है आपकी जो अपील है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। आप तैयारी करते विवाद से विश्वास में अप्लाई करने की, बट उससे पहले ही आपकी अपील जो है वो डिसाइड कर दी गई। पर अपील आपकी पेंडिंग थी 22 जुलाई 2024 को। राइट, तो क्या आप इस स्कीम में जा सकते हैं? हाँ जी, आप इस स्कीम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके पहले जो सर्कुलर था वो यहाँ पर जो है डिनाई करता था। पहले वाला सर्कुलर कहता था कि आपका जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट पेंडिंग होना चाहिए दोनों टाइम पे। एक तो 22 जुलाई के दिन भी डिस्प्यूट पेंडिंग होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ विवाद से विश्वास इस दिन भी आपका डिस्प्यूट पेंडिंग होना चाहिए, तभी आप स्कीम में एलिजिबल होते हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड पे एक यू टर्न लिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका डिस्प्यूट, आपकी अपील पेंडिंग है 22 जुलाई पे और आपने विवाद से विश्वास का फॉर्म 1 अभी तक फाइल नहीं किया है, आप फाइल करने की तैयारी कर रहे थे, तब भी आप 22 जुलाई को आपकी अपील क्योंकि पेंडिंग थी तो आप विवाद से विश्वास में एलिजिबल हैं। और जो डिस्प्यूटेड टैक्स की कैलकुलेशन होगी इस केस में वो कैसे होगी, वो वैसे ही होगी इन द सेम मैनर कि अपील जो है वो 22 जुलाई 2024 को पेंडिंग है, ये मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो पॉइंट एड्रेस किया है सीबीडीटी ने। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर ने फॉर्म 1 फाइल कर दिया है। फॉर्म 1 फाइल करने के बाद जो है वो अपील डिसाइड होती है बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। इस केस में क्या होगा, क्या एलिजिबल होंगे? हाँ जी, यस, बिल्कुल एलिजिबल होंगे। यहाँ पे अपेलेट अथॉरिटी की मिस्टेक है कि उसने अपील क्यों डिसाइड करी जब आप ऑलरेडी डिक्लेरेशन फाइल कर चुके हैं। यहाँ पर अथॉरिटी को अपील डिसाइड नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी इन सच सिचुएशन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू फाइल डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील हैज़ बीन एक्सपायर्ड बिफोर 22 जुलाई 2024 बट एन अपील अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हैज़ बीन फाइल्ड आफ्टर 22 जुलाई 2024। क्या ये जो अपील है ये भी विवाद से विश्वास में एलिजिबल होगी? ये अपील विवाद से विश्वास में एलिजिबल नहीं होगी। जहाँ पर अपील जो है, टाइम लिमिट अपील फाइल करने की 22 जुलाई से पहले एक्सपायर हो चुकी है और आप 22 जुलाई के बाद कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन के साथ उस अपील को फाइल करते हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी आपके पास आएगी? हाँ, सीबीडीटी का सर्कुलर कहता है कि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, आप इन केसेस में विवाद से विश्वास में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो क्लैरिफाई किया सीबीडीटी ने, Suppose an appeal has been filed before 22nd July 2014 with an application for condonation of delay which is also filed before 22nd July। क्या आप इस केस में डिलेड अपील थी बट 22 जुलाई से पहले फाइल कर दी थी और आपने साथ में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी फाइल की हुई है, तो क्या ये स्कीम में आप जाने के लिए एलिजिबल रहेंगे इस केस में? हाँ जी, सर्कुलर कहता है कि बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे इन सच केसेस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन केस ऑफ सर्च ऑपरेशन, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन हो चुकी है 1 अप्रैल 2021 और असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 143(3) में। राइट, तो क्या आप इन सच केसेस कैन यू गो फॉर विवाद से विश्वास? सर्कुलर कहता है कि नहीं, आप जो है विवाद से विश्वास में नहीं जा सकते। ये केसेस स्पेसिफिकली जो है वो अपने इस स्कीम से, विवाद से विश्वास की स्कीम से बाहर हैं। क्या आप इंटीमेशन ऑफ सेक्शन 143(1) की जो आपने अपील फाइल करी हुई है उसके अगेंस्ट में जो आपने डिस्प्यूट फाइल किया हुआ है, क्या आप उसके अगेंस्ट में विवाद से विश्वास में जा सकते हैं? सीबीडीटी का सर्कुलर कहता है कि हाँ जी,
आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म नंबर 3CB 3CD में 3CB 3CD में टैक्स ऑडिटर ने कुछ डिसअलाउंसेस जो है वो प्रपोज किए, पर आपने उनको आईटीआर में डिसअलाउ नहीं किया और सेक्शन 143(1) की अपील, अब सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन आ गई है, आपने सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन के अगेंस्ट में अपील फाइल की हुई है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। या तो टैक्स ऑडिटर ने प्रॉपर ऑडिट शायद नहीं किया, या फिर आपने उनको पूरी डिटेल नहीं दी पाई, या फिर ऑडिट कराने के बाद आपने कोई पेमेंट किया जिसकी अलाउंस आपको मिल जानी चाहिए थी। तो आप ये डिस्प्यूट जो 143(1) की इंटीमेशन से अराइज होता है, ये आप बिल्कुल विवाद से विश्वास में जाके सेटल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी अपील 22 जुलाई को पेंडिंग होनी चाहिए। सेक्शन 248 रिलेट्स टू अ पर्सन डिनाइंग लाइबिलिटी डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। क्या इस तरह के केसेस जो सेक्शन 248 में डिक्लेरेशन से रिलेट करते हैं, क्या वो विवाद से विश्वास में एलिजिबल हैं? हाँ, डिपार्टमेंट कहता है बिल्कुल एलिजिबल है, सीबीडीटी कहता है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है सेक्शन 90 और 90A में, जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने किए हुए हैं और दूसरे कंट्रीज़ ने भी इंडिया के साथ किए हुए हैं, बट जो इंफॉर्मेशन मिली है वो यूज़ नहीं करी है फॉर मेकिंग द एडिशंस फॉर द असेसमेंट और रीअसेसमेंट पर्पजेस, तो क्या ये एसएससी विवाद से विश्वास में जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ये एसएससी विवाद से विश्वास में जा सकता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन तो आई है बट उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं किया गया है एडिशंस करने में। ये केसेस विवाद से विश्वास में बिल्कुल कवर हैं। अगर हाँ ये इंफॉर्मेशन यूज़ करी जाती एडिशंस करने में असेसमेंट ऑर्डर में, तो यहाँ पर जो एसएससी है वो एलिजिबल नहीं होते विवाद से विश्वास में जाने के लिए। क्या रिव्यू पेटिशन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, क्या ये एलिजिबल है? ये एलिजिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट एलिजिबल। रिव्यू पेटिशन कोई डिस्प्यूट पेंडेंसी की कैटेगरी में फॉल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये एलिजिबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कोई अगर आपका एप्लीकेशन या केस पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, तो क्या वो आप विवाद से विश्वास में सेटल कर सकते हैं? नो, यू कैनॉट सेटल दैट। नेक्स्ट इज वेदर केस the taxpayer of the department has filed declaration application under section 158A 158AA 158AB are eligible for विवाद से विश्वास। ये 158A क्या है? 158 वो वहाँ पे काम आता है जहाँ पे कोई आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और आप एक एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं डिपार्टमेंट में कि साहब अभी इस मैटर को यहीं रोक दिया जाए और प्रोसीड ना करा जाए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो पेंडिंग है। इससे अपील की कॉस्ट बचती है डिपार्टमेंट की भी और एसएससी की भी। तो क्या इस तरह के केसेस विवाद से विश्वास में एलिजिबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल एलिजिबल हैं। इस तरह के केसेस भी विवाद से विश्वास में आप जा सकते हैं। सेट असाइड अपील, जहाँ पे आपकी अपील सेट असाइड कर दी है, जहाँ पे आपकी अपील पेंडिंग थी बिफोर आईटीएटी, सीआईटी और डीआरपी। सीआईटी ए, एक चीज़ का ध्यान रखें, सीआईटी ए अभी सेट असाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 में उनको लेटेस्ट फ्रेश पावर दी गई है टू सेट असाइड द केस, स्पेशली इन दोज केसेस वेयर द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड एज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144। तो क्या ये सारे केसेस और जो जहाँ पे अपील सेट असाइड हुई पर अपील पेंडिंग है 22 जुलाई को, क्या ये केसेस कवर हैं? हाँ जी, जहाँ पे अपील सेट असाइड हुई है तो यहाँ पे ये केसेस जो है वो कवर हैं विवाद से विश्वास में, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये पॉइंट सीधा सीधा कनेक्ट करता है क्लैरिफिकेटरी पॉइंट नंबर 36 को, जो पहला पॉइंट है सर्कुलर का, प्रोसिक्यूशन, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो किसी भी कोर्ट के समक्ष डिपार्टमेंट नहीं गया है फॉर फाइलिंग, तो क्या ये ऑप्ट किया जा सकता है विवाद से विश्वास में? हाँ जी, बिल्कुल इसको ऑप्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कोर्ट के समक्ष डिपार्टमेंट ने फाइलिंग नहीं की है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन किसी डिफरेंट असेसमेंट ईयर का है और अपील किसी डिफरेंट की फाइल की गई है, तो क्या ये एसएससी को चीज़ रोकेगी विवाद से विश्वास में जाने के लिए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ नहीं रोकेगी विवाद से विश्वास में जाने के लिए। The prosecution in one assessment year does not debar the assessee from filing declaration of any other assessment year if it is otherwise eligible। आपको दूसरी conditions देखनी पड़ेंगी कि कोई dispute pending है या नहीं है। अगर उसकी otherwise eligibility आती है तो आप इस केस में बिल्कुल विवाद से विश्वास में जा सकते हैं। Computation of amount payable, जहाँ पे DTVSV scheme 2024 provides for different rates where declaration is filed on or before 31 दिसंबर 2024
और जहां पे डिक्लेरेशन फाइल होता है 1 जनवरी 2025 या उसके बाद, प्लीज क्लैरिफाई वेदर द पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर 31 दिसंबर 2024। ये बहुत सारे टैक्स पेयर्स को, बहुत सारे एसएससीज को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन था कि साहब अगर हमने फॉर्म 1 तो 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया, बट हम जो टैक्स का पेमेंट है, जो डिस्प्यूटेड पेनल्टी या इंटरेस्ट का पेमेंट है, वो हम 31 दिसंबर के बाद पे करेंगे, तो क्या 10% एडिशनल पे करना पड़ेगा? यहाँ पे ये पॉइंट हमें क्लैरिफाई करता है कि नहीं, वहां पे आपको 10% एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर की, वो डेट है फाइलिंग ऑफ फॉर्म 1, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 1 डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। अगर आपने फॉर्म 1 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया है और टैक्स का पेमेंट बेशक आप 31 दिसंबर के बाद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 10% एडिशनल पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। Whether any additional ground filed in relation to an appeal is to be considered while computing disputed tax? Yes, it can be considered, but condition ये है कि वो additional ground जो है वो submit हो जाना चाहिए 22 जुलाई 2024 या उससे पहले तक। Disputed penalty की बात करते हैं। Suppose a penalty has been levied after the taxpayer has filed a declaration for settlement of associated quantum appeal. In such case, whether settlement of tax arrears or quantum appeal or penalty in relation to such tax arrear would be waived off. मतलब जहां पर टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो पेनल्टी लेवाई की गई, उसने क्वांटम अपील सेटलमेंट करने के लिए जो डिक्लेरेशन है वो फाइल किया था, क्या उसकी अपील, क्या उसकी विवाद से विश्वास की एप्लीकेशन जो उसने फाइल करी है, क्या उसकी पेनल्टी जो है वो भी वेव ऑफ कर दी जाएगी? यहाँ पे सीबीडीटी ये कहता है दैट ऑन सेटलमेंट ऑफ क्वांटम अपील द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम द पेनल्टी लेवाइबल और लेवाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स एरिया सेटल्ड अंडर द स्कीम। सीबीडीटी कहता है कि हाँ, आपकी वो पेनल्टी जो क्वांटम एडिशंस पर निर्भर करती है और वो क्वांटम एडिशंस के डिस्प्यूटेड टैक्स के लिए आप विवाद से विश्वास में गए, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो उस डिस्प्यूटेड टैक्स से रिलेटेड जो क्वांटम पेनल्टी है जो उस पर पूरी निर्भर करती है, जैसे अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी है, क्या ये भी वेव ऑफ कर दी जाएगी? हाँ जी, ये वेव ऑफ कर दी जाएगी, नो डाउट इन दैट। नेक्स्ट, सपोज इन केस द एडिशन मेड इन असेसमेंट हैव रीच्ड फाइनलिटी, एडिशन जो है फाइनलिटी पे चले गए, देयर इज नो क्वांटम अपील पेंडिंग एज ऑन 22 जुलाई, हाउ द पेनल्टी अपील इज पेंडिंग एज ऑन 22 जुलाई 2024, वेदर रिलेट्स टू द addition made in said assessment order, can a penalty appeal be settled independent of quantum appeal? हाँ जी बिल्कुल, अगर आपकी पेनल्टी अपील 22 जुलाई को पेंडिंग है तो आप इंडिपेंडेंटली उस पेनल्टी अपील को विवाद से विश्वास में सेटल कर सकते हैं 25% का अमाउंट पे करके। आप अपनी पेनल्टी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको सेटल कर सकते हैं, आपको 75% का यहाँ पे स्ट्रेट अवे वेवर यहाँ पर पेनल्टी में आपको मिल जाएगा। जो क्वांटम बेस्ड पेनल्टी नहीं है, जैसे 271B की, 271BA की, 271DA की, विच आर नॉट क्वांटम बेस्ड पेनल्टीज, जो किसी ना किसी कंप्लायंस के डिफॉल्ट की वजह से हुई है, क्या ये पेनल्टी भी वेव मानी जाएगी अपॉन सेटलमेंट ऑफ अपील रिलेटिंग टू डिस्प्यूटेड टैक्स? ये पेनल्टीज जो है वो वेव्ड ऑफ नहीं मानी जाएगी, इन पेनल्टीज की जो प्रोसीडिंग्स है वो पैरेलली चलती रहेगी। क्या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट और म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स के जो रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, क्या वो हम विवाद से विश्वास में जा सकते हैं? द स्कीम envisages settling dispute in full. The scheme does not envisages settling issues in part. Therefore, whether issue which are appeal pending and are to be settled in full, whether they are pertain to advance pricing agreement और mutual agreements, ये भी issues जो है CBDT कहती है कि आप विवाद से विश्वास में जाकर सेटल कर सकते हैं। क्या टैक्स पे किया आपने बिफोर फाइलिंग ऑफ द डिक्लेरेशन, क्या उसका क्रेडिट विवाद से विश्वास में जो अमाउंट पेबल कैलकुलेट करते वक्त मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा आपको। जो कोई भी अमाउंट, अगर आपका TDS भी ऑलरेडी जमा है उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा, अगर आपने कोई टैक्स पे किया है उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास के अमाउंट को पेबल कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपकी कोई पेनल्टी की अपील थी और आपने उसका 20-30% भी जमा कराया हुआ है और आप उस पेनल्टी अपील के लिए विवाद से विश्वास में जाते हैं, तो जो अमाउंट आपने ऑलरेडी जमा कराया हुआ है उसका क्रेडिट आपको देना है, और जो बैलेंस अपील पेनल्टी का अमाउंट है वो आप सिर्फ पे करें और विवाद से विश्वास में आपको इम्यूनिटी ग्रांट कर दी जाएगी।
In such cases where appeal is pending as on 22 July 2024 but disputed tax demand have been already paid fully before filing of declaration, are such cases eligible? Yes, such cases are also eligible for विवाद से विश्वास स्कीम. देयर इज नो डिपार्टमेंट इन दैट. अगर आपने अपील से पहले, डिस्प्यूट रेज करने से पहले या फिर फॉर्म 1 फाइल करने से पहले कोई भी डिस्प्यूटेड टैक्स, कोई भी डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करी है तो उसका क्रेडिट आपको बेशक यहाँ पर मिलेगा. टीडीएस रिलेटेड क्वेरीज भी हैं जहाँ पर डिडक्टी ने अपनी अपील सेटल की तो टीडीएस डिडक्टर वुड बी रिलीव्ड फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ सेक्शन 201A 201 सबसेक्शन 1 की लाइबिलिटी. बड़ी भयानक लाइबिलिटी होती है, असेसिन डिफॉल्ट की लाइबिलिटी इसको कहा जाता है. क्या वो उससे भी रिलीव हो जाएगा? हाँ जी, सीबीडीटी का सर्कुलर कहता है कि यस, हम रिलीव कर देंगे लाइबिलिटी से भी, हम पूरी इम्यूनिटी देंगे. क्या वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 40A? कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ वो क्लेम कर सकता है. यस, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर सेक्शन 40A. जिन खर्चों को उसने डिसअलाउ किया था, अगर वो सेटल करता है टीडीएस की डिस्प्यूट को विवाद से विश्वास में, तो उसको उन खर्चों का डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा. Whether the appeal is filed before appellate authority against intimation passed under section 200A of the act. जब हम TDS रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी इंटीमेशन आती है 200A में. कभी कभी 200A में बिकॉज ऑफ सम डिफॉल्ट डिमांड क्रिएट हो जाती है. क्या हम उस डिमांड को विवाद से विश्वास में सेटल कर सकते हैं? यस, उस डिमांड को भी विवाद से विश्वास में सेटल किया जा सकता है विदाउट एनी डाउट. मिसलेनियस के हेड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. वेदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन अमेंड हिज ऑर्डर और रेक्टिफाई एनी पेटेंट एरर्स. यस, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को यहाँ पर पावर है कि उसके फॉर्म 3 में या फिर नॉट फॉर्म 3, फॉर्म 2 में या फिर फॉर्म 4 में कोई भी एरर है, कोई भी डॉक्यूमेंट में एरर है जो विवाद से विश्वास से रिलेट करता है और उसने एसएससी को इशू किया है, तो क्या वो उसको अमेंड कर सकता है? हाँ जी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. वो उसको बिल्कुल अमेंड कर सकता है. देयर आर पावर टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. यहाँ पे जो है वो कमिश्नर है, तो उनको पूरी पावर है, वो रेक्टिफाई कर सकते हैं इफ देयर इज एनी पेटेंट एरर. नेक्स्ट देखते हैं, वेयर अपील इज पेंडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी एसएससी विच इज अ फॉरेन एंटिटी नॉट हैविंग एडिक्वेट बिजनेस प्रेजेंस इन इंडिया, वेदर सच फॉरेन एंटिटी कैन फाइल डिक्लेरेशन इन विवाद से विश्वास. यस, this foreign entity which is having no business presence as of now in India can also file विवाद से विश्वास application without any doubt. इंडिया में वो किसी को प्रॉपर ऑथराइजेशन की पावर दे सकते हैं और वो पर्सन उनके बिहाफ पे यहाँ पे विवाद से विश्वास की अपील की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर्म 1 में. हाँ जी, एक और पॉइंट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो क्लैरिफाई किया गया है, व्हाट इन केस ऑफ डिसीज्ड टैक्स पेयर. वो टैक्स पेयर जो जिसकी डेथ हो गई है, तो उन टैक्स पेयर के जो लीगल हीयर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनके बिहाफ पर विवाद से विश्वास में इस डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट इन दैट. नेक्स्ट पॉइंट है विच इज रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स. ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स पर ये क्वेरी है कि फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट विल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92CE सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट की जो बात करता है प्राइमरी एडजस्टमेंट की वजह से, क्या वो सेपरेटली अवेलेबल होंगे? If there is any primary adjustment for assessment year 16-17 or earlier assessment year, it is not subject to secondary adjustment under section 92CA. तो इसके पहले के मैटर जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं, बाद में तो ये एप्लीकेबल नहीं रहता है. तो ये था एक इम्पॉर्टेंट, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमारे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करता है विवाद से विश्वास स्कीम में. अगर आप स्कीम में जाने का सोच रहे हैं तो आप 31 दिसंबर को तक स्कीम में ज़रूर जाएं. 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म 1 विवाद से विश्वास का ज़रूर से फाइल कर दें अगर आप स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है विवाद से विश्वास से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो क्वेरी आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें. थैंक यू, बाय.